गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग 11th क्लास के एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि भैया 9 10th का भी कुछ बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है। तो उसी बेसिस पर जो है मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने में। इसमें जो क्लास 10th के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सबके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करूँगा, मार्क करूँगा। क्योंकि देखिए 9th का चीज़ 11th में रिपीट है, 10th का चीज़ 12th में रिपीट है। ठीक है, देखिए 7th 9th 11th जुड़ा है एक दूसरे से, 8th 10th 12th एक दूसरे से जुड़ा है। तो जो भी इसमें 10th क्लास के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमको 12वीं क्लास वाले एनसीईआरटी में पढ़ना ही है। तो जो मुझे अभी इंपॉर्टेंट लगा उसको मैं स्टार मार्क करूँगा, और वो वहाँ पे हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में आता जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप हम लोग इस पर बात करेंगे जब 12th की पढ़ेंगे। अभी 10th का मैं बता रहा हूँ तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे एक वीडियो से आपको पता चल जाएगा क्या स्टार मार्क है। बस उसी को आप पढ़ना है, उसके अलावा फालतू चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि लिखा बहुत कुछ है। आपको जो समझ में आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा उतना ही आपको समझ में आना है। ठीक है, बस आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें आपको जो है सो स्टार्टिंग में बेसिक में ये बता रहा है कि कैसे जो है सो नेचर और आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस, मतलब जो इनिशियल सब्सटेंस है उसके चेंज होते हैं। मतलब ये आपको बताना चाह रहा है, कि कैसे कोई भी चीज़ में फिजिकल चेंज होता है और कैसे किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज होता है, जो कि बोला गया है कि अर्लियर क्लासेज में हमने पढ़ा है। तो हमने अर्लियर क्लासेज में देख रखा है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आपको फिजिकल चेंज पता है कि जैसे बर्फ़ बन गया पानी से, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या हो गया, जैसे किसी भी चीज़ को जलाए, मतलब SO2 जो है सो उसको हम रिड्यूस किए तो किस चीज़ में वो टूटेगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये सब केमिकल चेंज हुआ। या फिर आप उसमें उसको देखिएगा, रस्ट वगैरह जो बनता है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको इतना बेसिक है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही वाला पूछा जाता है कि इसका जो रिबन है, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम का रिबन बर्न विथ ए डेजली फ्लेम। ये जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है पॉइंट कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम्स एंड चेंजिंग इनटू ए वाइट पाउडर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। तो आंसर होगा डिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और वाइट पाउडर में होता है। और ये जो वाइट पाउडर है यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है। फिर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, वही Mg+O2, तो MgO2, MgO ये बना है मैग्नीशियम, ये रिएक्टेंट हुआ, ये जो बना ये प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है। ये प्लस में जो जुड़ा है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड वाले को, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ है, चल रहा है। ये सब चीज़ बेसिक है, आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा है। फिर ये याद रखिएगा Zn+H2SO4, ZnSO4+H2 है, ये Zn जो है इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। अब इसमें Zn में कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के, एक है। देखिए आगे में जो लगा है वो हो गया इसका कितने एटम जो रिएक्ट करें, Zn का 1। ठीक है, ऐसे करके। हाइड्रोजन का देखिएगा तो 2 है। ठीक है, S का 1 है, O का 4 है, तो ऐसे करके है। फिर आपको बैलेंसिंग की बात कर रहा है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखिए ये जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग अगर क्या होता है देखिए बताता हूँ। अगर देखिए Fe के आगे कितना है, तो 1 है, तो यहाँ भी 1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये अभी बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे होगा, देखिए अगर यहाँ पे 1 Fe है तो यहाँ 3 Fe है, तो मतलब 1 से 3 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे अभी 3 नहीं हुआ है। अभी देखिए, अब जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे कितना Fe है, 1 है, 1 है। अभी यहाँ पे कितना है, 3 है, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब इसको जब फाइनली जब देखिएगा बैलेंस इक्वेशन कहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 Fe कर दिया, यहाँ पे भी 3 Fe है, तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया, जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में। तो आप चेक कीजिए, 3 Fe, 3 Fe, 4H, मतलब 4 × 2 8, तो 4 × 2 ये देखिए 4H2 है, तो ये भी है। समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेम चीज़ है, ऐसे ही चलना, यही फिजिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन आपको देखना है, ये स्टार मार्क कीजिए, सनलाइट क्लोरोफिल वाला। ये ग्लूकोज का रिएक्शन कहीं भी पूछ सकता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए यही। अब देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब 2 मिल के जो तीसरा बनाएगा, 2 मिल के जो तीसरा बनेगा, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टार मार्क कीजिए। पहले तो क्विक लैम का फॉर्मूला CaO, सिलेक्ट लैम का फॉर्मूला CaOH2। क्विक लैम में पानी मिलेंगे तो सिलेक्ट लैम बनेगा। स्टार मार्क कीजिए, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, मतलब A है, A के साथ B जुड़ा, दोनों मिल के C बनाया, तो कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल। आगे चलते चलिए। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट जो है हम लोग देते हैं। क्लियर है। अब ये ग्लूकोज वाला, ये ग्लूकोज का जो रिएक्शन है, फिर से यहाँ दे दिया एनर्जी वाला, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया? अब अभी मैंने आपको देखिए, आप याद कीजिए A+B बनाया C, ये क्या है? ये आपको एडिशन रिएक्शन है, दोनों जोड़ के। वही अगर C टूटा A और B में तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब टूटा A+B जुड़ा तो एडिशन, ये टूटा तो डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही देखिए, फिर इसको फेरस सल्फेट टूटा तो फेरिक ऑक्साइड, ये सब बेसिक है, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक में आपको क्या याद रखना है? क्विक लाइम, स्लेग लाइम याद रखना है, फिर एक लाइमस्टोन याद रखना है। लाइमस्टोन, ये देखिए लाइमस्टोन अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा? ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसमें? CaO में और CO2 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेम लीड नाइट्रेट, देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल, ये हर बार पूछा था, VIP। ठीक है, इसको AEDO के लिए VIP, ये अभी BPSC दरोगा में, बिहार दरोगा में पूछ लिया। ठीक है, तो PbNO3 जब भी टूटेगा तो लीड ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें पूछा है, आप देखिए मेन बैलेंसिंग का खेल, आप देखिए फिर से बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ। 2 PB है, 2 PB है, क्लियर है? अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? O3 गुना 2 तो O6 हो गया। तो अब देखिए यहाँ 2 O है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ O है 2, 1 3, 3 1 4, और यहाँ पे देखिए 4N गुना 4 2 8 हुआ। अब मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुके, ध्यान से देखिए। NO3 O3 गुना 2, 3 दूनी 6, आगे में 2 है तो 12, मतलब 12 ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 10, 8 2 10 2 12 हो गया। तो बैलेंसिंग आपको सीखना पड़ेगा। बैलेंसिंग अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सेम चीज़ है। ये वाला अभी ये हम लोग के टाइम में जब 12th का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप भी अभी रिसेंट में 5-6 साल पहले दिए होंगे 12th, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में ग्रे हो जाता है, तो वही इसी का एग्जाम्पल जो है। ठीक है, सेम सिल्वर ब्रोमाइड भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, लिख लीजिए। ठीक है, और वही AGBR का याद है ना, क्वेश्चन बार बार आता है AGBR का। इस बार BPSC का भी क्वेश्चन इसका यूज होता है फोटोग्राफी में, लिख लीजिए कहीं, AGBR इज यूज इन फोटोग्राफी। ठीक है, स्टार मार्क है। जो चीज़ बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए इसका एग्जांपल समझिए, Fe + CuSO4, देखिए Fe यहाँ से उठाया, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया बीच से। ठीक है, और ये Cu अलग हो गया और FeSO4 अलग हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? सेम चीज़ देख लीजिएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बस इतना पता होना चाहिए कि ई पहला जो है इसके किसी कंपाउंड मतलब जो है उसको हटा दिया और अपना खुद एक अलग बन गया। ठीक है, सेम चीज़ देखिए ZnSO4 + Cu, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा? ये भी सेम है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब पहले क्या था कि ये इसके साथ गया, अब ये भी इसके साथ गया, तो NaCl2, ध्यान से देखिए, NaCl2 के साथ और BaSO4 के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर कट? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ये रिडक्शन कहलाता है। देख लीजिए सेम चीज़। ठीक है, कोरोजन आपको पता है कि क्या हो गया, जैसे लोहा वगैरह है उसमें जंग लगना, वही कोरोजन है। कोरोजन का फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा Fe2O3.XH2O। ये देखिए अभी 10th में, जब 12th में जाइएगा तो ये चीज़ आपको समझ में लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 10th में ये चीज़ है तो 12th में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोरोजन का फॉर्मूला। ठीक है, ये पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है पहले, सबसे पहले एसिड का क्या होता है। तो एसिड वही ABR, एसिड जो है क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। ठीक है, सेम चीज़ दे रखा है यहाँ पे इतने दूर में आप पढ़ सकते हैं, एकदम बेसिक चीज़ है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिर लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये से याद रखिएगा। इसे जो लिटमस के बारे में दे रखा है कि नेचुरल इंडिकेटर है, कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा लाइकेन से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पर्पल है ये, अच्छा दे ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके AEDO वगैरह या फिर अभी आप करंट में जो भी BPSC जैसे दीजिएगा या फिर UPSC से वैसे इतना बेसिक नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो जो भी टैकल कर सकते हैं, जो भी एग्जाम में पूछेगा आप उसको कर सकते हैं। तो उस टाइप से जो है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th में देखिए याद रखिएगा लाइट चैप्टर है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसको करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अभी वही है, इसमें अभी तक जो अभी हमने इस चैप्टर में देखा वो 3 चीज़ देखा। एसिड के बारे में दे रखा है कि ब्लू लिटमस रेड करता है। ठीक है, अब एसिडिक कब होगा,
देखिए यहाँ से मानिए 7 है, 7 से 14 की तरफ जाइएगा तो ये बेसिक होगा, 7 से कम होगा एसिडिक। ये चीज़ याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 पीएच क्या कहलाता है? एसिडिक कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब वो इंडिकेटर्स की बात कर रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, कुछ कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जो सूंघ के जैसे वो होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोल रहा है कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वही दे रहा है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और वो आपको क्या बनेगा? साथ में सॉल्ट बनेगा। ये चीज़ दे रखिए। देखिए NaOH Zn के साथ करेगा तो ये सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये सब एक्टिविटी दे रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड को ये पास करवा रहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछेगा कि बबल्स वगैरह जो बनता है, जैसे किसी में भी ये मानिए टम्बलर है, इसमें बबल्स वगैरह फॉर्मा, तो किसके कारण? तो याद रखिएगा CO2 के कारण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये तीनों डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेटल का कार्बोनेट है, मतलब MCO3 मानिए मेटल का कार्बोनेट है। ठीक है, ये या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3। ठीक है, अगर ये एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? देखिए मेटल, याद रखिए, मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो वाटर तो निकलेगा, बनेगा ही। वाटर ये बन रहा है, साल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में रहेगा। फिर से वापस से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ, देखिए मेटल है। ठीक है, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके जगह आप आपको मेटल में कुछ भी दे देगा, जिंक दे देगा, कुछ भी दे देगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये बेस का है। ठीक है, एसिड और बेस, देखिए NaOH क्या है? बेस है। HCl क्या है? एसिड है। तो क्या रिप्लेस हो जाएगा? NaCl और प्लस CH2O। क्लियर है? समझ में आया? इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइज, क्योंकि देखिए बेस को, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज होकर क्या बना? NaCl, ये सॉल्ट बन गया। एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए। एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सेम चीज़ है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चल रहा है एकदम वही सेम चीज़ बोल रहा है। ठीक है, अब वही यहाँ पे बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बोल रहा है कि सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? CaCO3। ठीक है, अब ये वाटर निकल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्लियर है? इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। क्लियर है? अब आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ग्लूकोज हो गया चाहे अल्कोहल हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए H+ आयन जो है, रिप्लेसेबल H+ आयन जरूरी है, पता है आपको। ये सब बाकी बेसिक चीज़ें आप इन सब को देख सकते हैं, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर चलते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप देखिए KOH है, इसमें पानी के साथ इसको किए तो K अलग हो जाएगा। ठीक है, ये OH- अलग हो जाएगा। यही सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है वे यही मैं बोलने वाला था, जितने भी बेस हैं वो सब पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अल्कली जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? अब एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, अभी बताया मैंने, सेम चीज़ है। अब क्या होता है, देखिए एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है, इसको जब भी पानी में मिलाइएगा तो हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज को मैंने अभी बताया था, क्या टर्म दिया था? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, फिर वही कितना होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है? 7 है तो क्या हो गया? न्यूट्रल। 1 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? 1 हो गया अगर pH तो मतलब एसिडिक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, मतलब 1 है तो हाइयर एसिडिक, 5 है तो लेस एसिडिक।
8 है तो लेस बेसिक, 14 है तो है मोर बेसिक। और एसिडिटी किस पर डिपेंड करता है? तो H+ कंसनट्रेशन पे। क्लियर है? और बेसिसिटी OH- कंसनट्रेशन पे। ठीक है, सब बेसिक चीज़ है। तो और पूछेगा कि हमारा बॉडी कितने pH पे काम करता है? तो 7.0 to 7.8। वही यूरिन का pH पूछा जाता है तो याद रखिएगा 6 यूरिन का। ठीक है, क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि यहाँ पे HCl रिलीज होता है जिसका pH कितना होता है? 2 से 3 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। pH चेंज अगर क्या कहते हैं, अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो गया तो हमारा दांत जो है सड़ने लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये चीज़ बार बार क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क कीजिए। 5 स्टार 5 स्टार। एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। विनेगार में कौन सा एसिडिक एसिड? ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टेमेरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। ये सब में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 5 स्टार इसलिए बोला, सब क्वेश्चन आ चुका है। सब जितना भी लिखा है ये 8 ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का नाम पता ही होगा, NaCl होता है। ठीक है, सिंपल है सब चीज़। यही दांडी यात्रा के बारे में बताया, गांधी जी ने किया था। और NaCl को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने NaCl को ही स्ट्रगल में क्यों यूज किया था, मतलब साइन में। ये इसलिए यूज किया था क्योंकि NaCl सबके घर में मौजूद होता है, तो इसलिए ये बेसिक चीज़ था। ठीक है, अब NaCl H2O फिर NaOH बनेगा, आपको बताया था। NaOH यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया और ये Cl2 गैस निकल गया। सिंपल है, ये सब चीज़ आप आराम से कर लिया। फिर यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का आपको फार्मूला पूछता है, CaOCl2। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। अब पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन का रिएक्शन करे तो क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज पूछेगा तो कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, पेपर फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, वही बार बार सुनते होंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा NaHCO3। वही वॉशिंग सोडा अगर पूछ देगा, बेकिंग सोडा NaHCO3 है, वॉशिंग सोडा पूछ देगा तो Na2CO3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। अब इसका यूज क्या है? तो बेकिंग पाउडर जो है सो बनाने में। ठीक है, ये सब चीज़ है। सिंपली मतलब ब्रेड वगैरह से जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कीजिएगा तो इस सॉफ्ट पूछा जाता है ना कि ब्रेड जो होता है वो इतना सॉफ्ट कैसे होता है? तो उसके में जब CO2 को गुजारते हैं जो रिएक्शन में, तो वो क्या होता है? सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका ठीक है NaHCO3 इसका यूज पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका क्या यूज है? फायर स्टिंगर, सोडा एसिड फायर इंस्टिग्यूशर में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 बताया था यहाँ पे। सेम चीज़ है अपना, इसको आप देखते रहिए, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब जितना चीज़ है ये सारा, ये चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, वही जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हीट करते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम। कहीं लिखा होगा, ये रहा, ये देखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिला तो क्या बना? जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। ठीक है, चैप्टर 2 भी निपट गया। तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आप जानते हैं कि मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, मेटल लस्चरस होते हैं, चमकते हैं। मेटल मेलिएबल होते हैं, उसको खींचेंगे तो थिन शीट में बन जाएगा। ठीक है, मेटल को जो थिन वायर में निकालेंगे इसको डक्टिलिटी कहती है। ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ये सब देख रखी, जितना चीज़ है ये सब पूरे तरीके से ये सब चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, मेटल का एग्जाम्पल वगैरह सब पता है आपको। ठीक है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये सब चीज़ आप इसमें जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये स्टार मार्क कीजिए। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एंड लिक्विड टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट, लूसेंट में भी दे रखा होगा, जब पढ़ते होंगे तो समझ में आ रहा होगा कहाँ से उठाया है लूसेंट। ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये लस्चरस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब सॉफ्ट होते हैं, इसको नाइफ चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सबसे एकदम सिंपल है। इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से अगर खुद पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज, एनायन हो गया नेगेटिव चार्ज। वही अगर पूछेगा कैथोड पूछेगा कैसा, तो नेगेटिव चार्ज। कैथोड तो नेगेटिव चार्ज, कैटायन तो पॉजिटिव चार्ज। पहले याद रखिए कैटायन बना तो पॉजिटिव चार्ज, बाद में ये कैथोड बना तो ये नेगेटिव। ठीक है, एनायन नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सिंपल है, पिछले क्लास में पढ़ा था।
ठीक है। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका रिएक्टिविटी सीरीज जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक है। हम लोग कैसे याद किए थे, काना, ठीक है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके बीच बीच में छोड़ के काना, मंजन, ठीक है, ठीक है, मंजन फेंक, ऐसे करके था हम लोग के टाइम में। तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे इतना कैसे भी ट्रिक से याद करिए। मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाला, नीचे वाला लेस रिएक्टिव, ऊपर वाला नीचे वाले को आराम से उड़ा सकता है रिएक्टिविटी सीरीज में। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है। याद रखिए कि मैं जैसे बता रहा हूँ, तो हम लोग के लैब में ना एक बार सोडियम का बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था स्कूल में, तो इसीलिए तभी हम लोग को पता चला था कि अच्छा सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब नोबल गैस आपको पता है 8 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन करके है। ठीक है, तो ये याद रखिए 18वां ग्रुप 18वां नंबर के हैं और ये सारे इनर्ट हैं। ठीक है, ये सब बेसिक है, देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ इसको आपको पता होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बता दिया। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। अब कंसंट्रेशन ऑफ पर मेटल कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। ये चार्ट जो है, इसे जब आप अभी 12th क्लास पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी 2 वर्ड जैसे यहाँ पे रोस्टिंग सुन रहे हैं, एक कैल्सिनेशन आएगा। रोस्टिंग होता है जब O2 की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, O2 की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो रोस्टिंग कहलाता है, या ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर कम कर देंगे तो ये कैल्सिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी और वगैरह बोल रहा है कैसे प्योर मेटल मिलेगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ आप इसमें से देख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब फिर रिएक्शन वही सब दे रखा है कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को जब हीट करेंगे एल्युमिनियम पाउडर के साथ तो क्या बनेगा, तो वही MnO2 को Al के साथ करेंगे तो इसमें मेटल अलग हो गया, Al2O3 बन गया, क्योंकि हाइयर वाला जो है वो लोअर वाले को उड़ा देगा। मैंने बताया था ना, तो देखिए सीरीज देखिए, Al और Mn देखिए, Al और Mn, Al और Mn रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, Al और Mn कहाँ है, Al ये है, ठीक है, और Mn की इसमें बात नहीं है, इसीलिए उसको उड़ा दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को आराम से रिड्यूस कर सकता है। ये चीज़ अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लिया और कर लिया। ठीक है, रिफाइनिंग वगैरह, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते, तो याद रखिएगा जो भी मेटल है, मानिए इसका हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है तो इसका 2 स्टेज होगा, एक इम्प्योर मेटल होगा, एक होगा प्योर वाला। ठीक है, तो इसको जो इम्प्योर मेटल जो है, ठीक है, इसको हम एनोड के तरह यूज करेंगे और प्योर को कैथोड के तरह। ठीक है, और उसके बाद जब सॉल्यूशन पास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्योर मेटल जो है एनोड पे आ जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, प्योर मेटल डिजोल्व हो जाएगा, जो बच गया वो कचरा रह गया। ठीक है, और जो प्योर मेटल हम लोग को कैथोड पे मिल गया, तो इसी तरह जो है हम लोग पूरे तरीके से उसमें से एनोड मड में से उसको निकाल लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या, फिर से बता देता हूँ। करंट को जब इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो होगा क्या, जो प्योर मेटल है, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। प्योर मेटल कहाँ था, एनोड पे रखेंगे, वो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो प्योर मेटल है, ठीक है, वो कहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा, कैथोड पे। ठीक है, और सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है वो सॉल्यूशन में चली जाएगी, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो हम उसमें से जो सॉल्युबल हो गया उसमें से उधर अलग निकाल लेंगे इम्प्योरिटीज़ का, तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया। कोरोजन बता ही दिया था, जंग वगैरह प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजेशन से। तो गैल्वेनाइजेशन वर्ड आते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक होता है, जिंक का कोटिंग करते हैं। यही क्वेश्चन अभी तक 1000 बार पूछा गया है। ठीक है, जिंक, गैल्वेनाइजेशन वर्ड जिंक। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। अब इसमें से एक बार इसको तो जरूर पढ़िएगा, व्हाट हैव यू लर्नड, हर एक चैप्टर का पढ़ना है, काम होता जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें भी सेम चीज़ है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कार्बन जो है सो 14th जो है सो इसका अगर वो देखिएगा तो इसका वो ग्रुप जो देखिएगा, तो इन जो ग्रुप है कार्बन ग्रुप, इसमें कैटेनेशन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन मतलब जो जोड़ना होता है एक दूसरे से, फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन में, ये सब चीज़ आपको पता होगा। इसमें आपको ये सब चीज़ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा होगा, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एसिटिक एसिड का होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर के बारे में बताया गया, हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग आयनिक
का प्रॉपर्टी जानते हैं, कोवेलेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो उम्मीद करूँगा ये तो आपने पढ़ा होगा कम से कम, ठीक है। नहीं पढ़ा भी है तो अभी हम लोग जब 12th वाले में करेंगे तो आपको सब कुछ एक एक चीज़ बताऊँगा। अभी मैं जो इसका जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर ये कैसे जो शेयरिंग होता है, देखिए ये चीज़ वही बता रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, कैसे जो है दो हाइड्रोजन के बीच में मॉलिक्यूल का शेयरिंग होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन के बीच में कैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन का देखिएगा तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 9 हो गया ना एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, 7 हुआ ना, 7 हुआ कार्बन नाइट्रोजन, तो क्या हो गया 2 और 5, तो वही है नाइट्रोजन का, देखिए 2, तो इसको 6 चाहिए पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 5 6 2 6 8, समझ में आ रहा होगा। आउटर मोस्ट में इसका 5 है, ठीक है। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, 3 होते हैं, आपको पता है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस जिसी को C60 बोलते हैं। तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी आप जाइए पिछले वीडियो में देखिए, मैं बता रखा हूँ अच्छे से। एक होता है sp2, एक होता है sp3, ठीक है, याद रखिए ये सब चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, एकदम बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ये वही है। इसमें 3 चीज़ आएगा, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस आएगा, तो वही याद रखिएगा। अल्केन्स में आ गया सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स में आ गया डबल बॉन्ड, अल्काइंस में आ गया ट्रिपल बॉन्ड, इसी की चर्चा करेगा, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल की, ठीक है। इथीन में आप देखिए इथीन आ गया, मतलब मीथेन, इथेन, कार्बन 2 है और डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला होता है जो बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर अल्केन है तो +2, अल्कीन है तो CnH2n बस, और अल्काइन है तो CnH2n-2, तो CnH2n मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इथीन है तो C2H2n मतलब H4, तो C2H4, 1 2 3 4 C2, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये बेसिक चीज़ पे आ रहा हूँ जो आपने कभी पढ़ा होगा, मीथेन, वो क्या कहते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ध्यान होगा, अल्केन जो होता है जिसमें ALKANE, अल्केन मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड, अल्कीन ENE हो गया डबल बॉन्ड, YNE हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वही चीज़ है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें मीथेन है तो 1 कार्बन, तो CnH2n+2, तो H2n मतलब 2, अब +2 मतलब 4, तो ऐसे हो गया। अब हेक्सेन का आप देखिए, CnH2n मतलब 2 गुना +2, तो 6 दूनी 12 +2 14, तो C कितना, तो H 14, देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आप, क्लियर कट, एकदम बेसिक है, चलते रहिएगा समझ में आ जाएगा। आप देखिए ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप, यहाँ समझिएगा तब 12th में समझ में आएगा। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप हो जाता है, OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, कार्बोलिक एसिड आ गया तो COOH। ये सब चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब बेसिक है, आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। होमोलॉगस सीरीज वही जो मैंने बताया, CH2 के बीच में डिफरेंस, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, कार्बन का, ये सब चीज़, प्रोपेनॉन, ONE जुड़ गया मतलब कीटोन ग्रुप, कीटोन, ठीक है। एल्कोहल लास्ट में OL आ गया तो एल्कोहल, एसीटोन लास्ट में ONE मतलब कीटोन, ठीक है। तो वही नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में देखिए आइन है, डबल में ईन है, कार्बोलिक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड है, कीटोन में ओन है, एल्डिहाइड में एल है, ठीक है, एल्कोहल में OL है। तो ये सब चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ कंबसन वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, फ्लेम वगैरह, ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीजन का जोड़ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन का हटना ये कहलाता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ अभी आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। हाँ, इथेनॉल का जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिएगा, मीथेन, इथेन, इथेनॉल, तो इथेनॉल है तो मतलब एल्कोहल, तो OH ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला रिएक्शन याद रखिएगा। मीथेन, इथेन, इथेनॉल का जब H2 कंसनट्रेटेड के साथ अगर H2SO4 के साथ करते हो तो ये डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, इथेन बन जाता है, इथीन, ये मेरे तरफ से स्टार मार्क है, रिएक्शन याद रखिएगा। अल्कोहल कैसे ह्यूमन बींग को, लिविंग बींग को करते हैं, आपसे बढ़िया कौन जान सकता है कि अल्कोहल कैसे लिविंग बींग को अफेक्ट करता है, ठीक है। अल्कोहल का फ्यूल में भी यूज होता है, ठीक है। वही विनेगार में 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगार, स्टार मार्क लिख लीजिएगा। बाकी उतना कुछ, इतना सोप एंड डिटर्जेंट क्वेश्चन आया था इस बार भी, आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें यही सब बोल रहा है कि सोप धोने के काम आता है, जितना भी डर्ट है ऑयली नेचर होता है, ऑयल पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल सोप के होते हैं वो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट के होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका जो होता है मेनली ये होता है, ठीक है।
ये जो होता है इमल्सन पानी में बनाता है, और सोप में मिसल्स होता है, जो होता है जो सोप मिसल होता है, और वो डर्ट को जो है सो डिज़ोल्व करने में मददगार होता है, और हम अपना इसी के थ्रू अपना कपड़ा को धो पाते हैं। ठीक है, फिर यही बताएगा कि कैसे क्लीनिंग का प्रॉपर्टी है इसका, सिंपल सा है। बॉन्ड वगैरह का बात करेगा तो याद रखिएगा स्टेरिफिकेशन होता है, ईस्टर बॉन्ड। और जो कंपाउंड यूज करते हैं वो NaOH करते हैं, यही आपके दरोगा में पूछा था 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में, NaOH या KOH। आंसर NaOH जाएगा। ठीक है, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी हमने इसको भी निपटा दिया। ठीक है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को ये उम्मीद करूँगा कि ये सब चीज़ 1000 बार हम लोगों ने किया है। ठीक है, डोवेनियर का ट्रेड्स, ठीक है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, आप इसको देखते रहिएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, नाम याद होना चाहिए कि ऑक्टेव किसने दिया, तो न्यूलैंड ने। ट्राइड्स किसका था, तो डोवेनियर का ट्राइड्स था। ये सब चीज़ हम लोगों ने कई बार किया है। ठीक है, मैनलिप का पीरियडिक टेबल याद रखना है। मैनलिप का जो है सो किस बेसिस पर था, ये चीज़ आपको याद रखना है। कमेंट में बताना है कि मैनलिप का जो पीरियडिक टेबल था किस बेसिस पर था, एटॉमिक नंबर पे था कि एटॉमिक मास पे था, ये आपको भी बताना है कमेंट में। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ एकदम बेसिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, पीरियडिक टेबल आप 1-2 बार देख ही रखे होंगे अच्छे से। ठीक है, वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यही उसका वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या हो गया, रेडियस वगैरह की बात करें। एक चीज़ देखिएगा, याद रखिएगा, ये जो है सो पीरियड हो गया, ऊपर से नीचे आते तो ये ग्रुप्स हो गया। एक चीज़ याद रखिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो बस साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, बाकी लेफ्ट से नीचे जाएंगे जितना भी और पैरामीटर है सब बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट, साइज खाली ऊपर से नीचे में बढ़ता है। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अब लाइव प्रोसेस है। बायोलॉजी में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी जितना भी है क्लास 10th का, सेम चीज़ डिट्टो चीज़ क्लास 12th में जो है सो आपके पास आएगा, सेम चीज़ आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसीलिए भरोसा रखिए कि जब 12th में पढ़ेंगे तो जब उसके बाद जाइएगा 10th पढ़ने के लिए तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर भी एक एक बार देख लेता हूँ कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनर्जी वगैरह की बात कर रहा है। ठीक है, कि वही बोल रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास कोई मतलब फूड या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वगैरह के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जो इंटायर सरफेस है, ठीक है ना, वो और इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कंटेक्ट में है। ठीक है, तो वही अलगी वगैरह की उसकी बात कर रहा है, ईस्ट वगैरह सब में जो होता है। ठीक है, फिर ये लाइफ प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, जो मेंटेनेंस या लाइफ को चलाने के लिए होता है वही मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इस समय अभी तक कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। न्यूट्रिशन जो हम लोग खाते हैं, एनर्जी जिससे मिलता है वो हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, लिविंग थिंग्स गेट कैसे फूड करता है, मतलब कैसे उनको आता है, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज है। हम लोग का थोड़ा कम्प्लेक्स है, बाकी बैक्टीरिया वगैरह इन सब जो हो गए, इन सब का थोड़ा अलग सा है, सिंपल सा है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक हो गया जो खुद से खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक हो गया। हेट्रोट्रोपिक क्या हो गया, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये ग्लूकोज जो प्लांट जो बनाते हैं, अभी मैंने आपको पहले ही मार्क करा दिया था, 6CO2 + 6H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है ये। ठीक है, सब चीज़ एकदम बेसिक है, सब चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोज स्टोमेटल पोर। और इसमें पूछेगा इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो पोटासियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मेनली इसमें गार्ड सेल का काम होता है, गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल बताएगा कि बंद है कि खुलेगा। ठीक है, बोलता है कि जब गार्ड सेल जो है स्वेल कर जाएगा, जब पानी उसमें भर जाएगा ताकि वो फिर से खुल जाएगा। ठीक है, पानी की कमी होगी, बंद हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक मतलब क्या हो गया, समझ गए, जब क्लोज दब जाएगा मतलब धस वो हो गया, और खुलना मतलब स्वेल मतलब फूल जाना, और श्रिंक मतलब धस जाना। ठीक है, ये सब चीज़ वही ऑटोट्रोप। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये बार बार हम लोगों ने वन लाइनर में भी बताया था, मैंने आपको जो बताया था। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक दूसरे पर जो डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये एमोबिया का न्यूट्रिशन है, इसके थ्रू एमीबिया में सीडोपोडिया होता है, फॉल्स फिट इसको बोलते हैं, इसके थ्रू होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग का तो कोई कहने की बात ही नहीं है, जब एनसीईआरटी पढ़ ही लिया हम लोगों ने। इसमें तो छोड़ देता हूँ क्योंकि 11th का एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ, सारा कुछ देख लीजिएगा, सिलेबस वगैरह सेम चीज़ दे रखा है। अब देखिए उसको पढ़ा है तो देखिए सेम चीज़ यहाँ पे चल रहा है ना, देख लीजिए, देख लीजिए आगे। एसिडिटी वगैरह यूज किया तो वहाँ पे पता है HCl वगैरह के कारण 2 pH। ठीक है, डेंटल कैरीज, ठीक है, इनेमल और डेंटाइन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इनेमल को जो है ख़राब करते हैं। आपको बताया कि अभी बताया था ना कि pH जो है सो अगर 4 से मतलब ज़्यादा हो गया तो उसके कारण जो है सो ये ख़राब होता है, क्योंकि प्लेग हो जाता है।
रेस्पिरेशन वगैरह सब ठीक है। अभी रेस्पिरेशन चैप्टर किया नहीं है, जब करेंगे तो वही। इसमें मेनली आ जाएगा आपको 2 टाइप का आ जाएगा, एरोबिक आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ O2, एनाएरोबिक आ जाएगा इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। फर्मेंटेशन इसी में आ जाएगा इन एब्सेंस ऑफ O2 इसी में, ठीक है। फिर इसी में आपको ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सब वर्ड यूज कर देगा ये लोग। इसमें बोलेंगे साइटोप्लाज्म में होता है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है 2 पायरुविक एसिड होता है। ये सब यहाँ पे देखिए इतने दूर में दे रखा है, ग्लूकोज का पाथवे सब दे रखा है, ठीक है। यही ग्लाइकोलाइसिस चीज़ बोल रहा है, ये जो चार्ट है ये ग्लाइकोलाइसिस है। एब्सेंस ऑफ O2 है तो इसका मतलब ये हो गया फर्मेंटेशन हो गया, क्लियर है। ATP हो गया जो यूज होता है, जैसे हम लोग को ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, वैसे सेल को ATP चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चीज़ ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंग्स वगैरह से रिलेटेड है, लंग्स का यूनिट पूछ देगा, एल्वेलाई पूछ देगा, ठीक है ना। सैक होता है ये, रेस्पिरेशन में मदद करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। फिर हार्ट के बारे में ये वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। 4 इसमें जो होता है चैम्बर होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो लंग्स में आता है, ये याद रखिएगा। फिर बीपी में आ जाएगा वही क्या कहते हैं, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, 120/80। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। यही जो उस दिन जो बताया था स्फाइगैनोमीटर, इससे नापते हैं। ज़्यादा बीपी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, कम बीपी है तो हाइपोटेंशन, ठीक है। लिम्फ हो गया जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो जिसका यूज करते हैं, ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में होता है प्रेजेंट। ये सब चीज़ अभी हम लोग उसमें देखेंगे। डिजीज चैप्टर नंबर शायद 8 होगा NCERT क्लास 12 में, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, वहाँ पे चलेंगे। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि एक आउटलाइन दे रहा हूँ। जाइलम मतलब हो गया जल, जाइलम मतलब हो गया जल, मतलब वाटर, वाटर से रिलेटेड आएगा तो जाइलम। अगर वही फ्लोएम आ गया तो मतलब फूड ट्रांसपोर्ट से। अभी ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स पूछा था तो इसका मतलब वो क्या था, फ्लोएम की बात कर रहा था, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा। अब याद रखिएगा वाटर जो होता है ना वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शनल, जबकि फ्लोएम का जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन आ गया, इसमें किडनी विडनी का देख लीजिएगा, सिंपल सा है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जिसका किडनी खराब हो जाता है वो डायलिसिस आपने सुना होगा कि ब्लड को रिप्लेस करके, ये सब चीज़ है। ये सब अभी हम लोग जब 11th में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं एक एक चैप्टर को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स खराब हो जाएगा इसका मतलब किडनी आप गए हो काम से, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना आज कर लेते हैं, बाकी जो बचा ऑप्टिक्स वगैरह सब इन सबको, और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कल इसको जो है 10th क्लास को पूरे तरीके से निपटा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है, थैंक यू।